हाय एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि पिछली जितनी भी समरी क्लासेस हैं एक बार ही उसको ज़रूर देख लेना, या जो भी आपके नोट्स बने हुए हैं उनको एक बार ही ज़रूर पढ़ लेना, ताकि आप अभी वाला जो टॉपिक है वो सही से समझ सको। क्योंकि अगर आपने अपना थ्योरी वाला बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया तो प्रैक्टिकल पोर्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। तो एक बार प्लीज़ वो समरी वीडियोस देख लीजिए, या जो आपके पास नोट्स पड़े हुए हैं वो जल्दी से आप देख लीजिए। और फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल पोर्शन, और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सभी लोग क्या करेंगे, हमेशा की तरह डीप ब्रीदिंग करेंगे, और उसके बाद हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब चैप्टर का नाम अकाउंटिंग इक्वेशन, दो वर्ड्स पे स्ट्रेस है इसमें, एक तो अकाउंटिंग और दूसरा क्या, इक्वेशन। अकाउंटिंग का मतलब हमें पहले से ही पता है। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और फाइनली क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को, किसको, टू द यूजर्स ऑफ सच फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उस एंटायर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट वर्ड का मीनिंग तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि अकाउंटिंग क्या होती है। अब सेकेंड वर्ड इसमें क्या है, सेकेंड वर्ड इसमें है इक्वेशन। इक्वेशन छोटे से पढ़ते आ रहे हो, जब मैथ्स पढ़ते थे इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड, एक तो राइट हैंड साइड, और बीच में क्या लगता है, इक्वल टू का साइन लगता है। तो अब इस अकाउंटिंग में इस इक्वेशन को हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। ऑब्वियसली दो साइड रहेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे कि कैसे वो अकाउंटिंग इक्वेशन बनी थी। अब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए ये मान के चलो कि बिजनेस अभी हमने क्या किया है, स्टार्ट किया है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, सोर्सेज चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दूँ हमें क्या चाहिए, कुछ सोर्सेज चाहिए। अब ये सोर्सेज कहाँ से आएंगे, कुछ तो जो ओनर है वो अपने आप ले आएगा। जो मनी या रिसोर्सेज वो इन्वेस्ट करने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। हमें ये ऑलरेडी बात पता है। तो कुछ तो कैपिटल के थ्रू आ जाएंगे सोर्सेज, और दूसरा कहाँ से आएगा, अगर हमारे पास शॉर्टेज हो रही होगी, फंड्स की कमी हो रही होगी, तो हम क्या करेंगे, हम बोरोइंग्स करेंगे। वो करंट भी हो सकती है, मतलब कि जल्दी हमें पे करनी है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और वो नॉन करंट भी हो सकती है, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए हमने क्या करी है, बोरोइंग करी है। तो दो सोर्सेज रहेंगे स्टार्टिंग में हमारे फंड्स के, पहला तो क्या, कैपिटल, और दूसरा क्या, अदर बोरोइंग्स। तो सोर्सेज में यहाँ पे मैं लिख दूँ, दो सोर्सेज रहेंगे, एक तो क्या, इंटरनल। इंटरनल में हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल आएगी, और दूसरा जो सोर्स होगा वो रहेगा एक्सटर्नल। पैसे कम पड़ गए, नहीं थे पूरे ओनर के पास, तो दूसरा सोर्स रहेगा एक्सटर्नल सोर्स, जिसमें हमारे पास क्या आएगा, अदर बोरोइंग्स। जैसे कि इसमें क्या आ गया, एग्जाम्पल लोन ले लिए हमने। अभी बस ये ध्यान है कि दो तरह से हमारे पास सोर्सेज आते हैं फंड्स के। सोर्स मतलब क्या, कैसे हमारे पास वो पैसे आ रहे हैं, किस चीज़ से वो चीज़ आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, हम सोर्सेज बोलते हैं। तो सोर्सेज दो तरीके से आ रहे हैं, एक तो इंटरनल और एक तो एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे पास क्या आता है, कैपिटल आता है जो ओनर इन्वेस्ट करने वाला है, और दूसरा क्या आता है, अदर बोरोइंग्स, बाहर से हमने क्या किया, बोरो कर लिया। अब मान के चल रहे हैं क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है अभी, तो क्या करेंगे हम, इसको हम यूज़ करेंगे। सोर्सेज आर यूजलेस अगर हमने उसको यूज़ ही नहीं किया। फंड्स आ गए हमारे पास, हम उसे यूज़ ही नहीं कर रहे, फिर किस लिए वो तो हम क्या करने वाले हैं, इन सोर्सेज को क्या करेंगे, यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सोर्सेज थे दो तरह के, इंटरनल, एक्सटर्नल। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। तो यूज़ किस चीज़ में करेंगे हम लोग कुछ फर्नीचर खरीदेंगे अपने ऑफिस के लिए, कुछ बिल्डिंग ले सकते हैं हम लोग। अभी के लिए यही मान रहे हैं कि बस यही दो चीज़ें ली, और बाकी जो फंड्स थे वो बच गए। तो वो बचे हुए कहाँ रहेंगे हमारे पास, या तो कैश होगा या बैंक अकाउंट में पड़े होंगे। तो कैश और बैंक, या रिमेनिंग सोर्सेज जो थे, जो अभी हमने खर्च नहीं किए, वो कहाँ आ गए, हमारे कैश या बैंक में बच गए। तो अभी तक क्या हुआ है,
सोर्सेज थे हमारे पास, फंड्स आए हमारे पास कहाँ से, इंटरनल सोर्सेज से, एक्सटर्नल सोर्सेज से। इंटरनल सोर्सेज में हमारे पास कैपिटल आया और एक्सटर्नल सोर्सेज में हमारे पास अदर बोरोइंग्स आई। इस फंड्स को हमने क्या किया, यूज़ किया फर्नीचर खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, और जो बाकी हमारे पास फंड्स बच गए वो कहाँ रह गए, या तो कुछ कैश इन हैंड रह गया हमारे पास, या क्या हुआ हमारे बैंक अकाउंट में कुछ फंड्स रह गए। तो आप स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हो कि हम कुछ चीज़ें ओन करते हैं और कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं, ओ करते हैं, दूसरों को हमें वापस देना है। तो ये जो दो चीज़ें होती हैं, ये जो सोर्सेज होते हैं, इसी को तब से मैं ओ करना बोल रही थी। ये हमें वापस देने पड़ते हैं। कैपिटल बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण हम ओनर और बिजनेस को क्या मानते हैं, डिस्टिंक्ट मानते हैं एक दूसरे से, जिस कारण से हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ओनर की अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ओनर को भी हम पैसा ओ करते हैं, आगे चल के बिजनेस को, उस ओनर को भी ये कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो अदर बोरोइंग्स हैं हमारे पास, वो भी क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है, आगे चल के हमने उसको पैसा देना है। तो जो ये ओ वर्ड होता है, ये सोर्सेज के लिए यूज़ हो रहा होता है, जिसमें कैपिटल भी आती है और क्या आती है, लायबिलिटीज़ भी आती हैं। तो अदर बोरोइंग्स में यहाँ पे लिख भी दूँ लायबिलिटीज़, तो यहाँ पे क्या आ रही हैं, सोर्सेज में आ रहा है हमारे पास कैपिटल और लायबिलिटीज़। और अब यूजेस में हमने फर्नीचर लिया, बिल्डिंग ली, और कैश और बैंक में जो पैसा था रिमेनिंग वो बच गया। तो ये सब क्या होते हैं हमारे, आपको अच्छे से पता है, ये हमारे एसेट्स होते हैं। अभी ध्यान नहीं देना है कि करंट है कि नॉन करंट है, पर ये क्या है, एसेट है। तो अब मान के चलें बिजनेस अभी शुरू किया ही नहीं है, तो अभी इतना कुछ ही हुआ है, कोई इनकम नहीं हुई हमारी, कोई खर्चा नहीं हुआ हमारा, क्योंकि हम मान रहे हैं कि असली जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है, जो हमारा काम है, वो हमने अभी करना शुरू नहीं किया है। तो अभी सिर्फ इतना ही हुआ होगा। तो अब क्या होना चाहिए, ये जो सोर्सेज हैं ये इक्वल होने चाहिए किसके, यूजेस के। क्योंकि जितना पैसा हमारे पास आया, या तो हमने उसको यूज़ कर लिया एसेट्स खरीदने में, नहीं तो बाकी पैसा कैश और बैंक में बच गया, वो भी हमारा क्या है, वो भी एसेट ही है। तो इससे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन निकलती है, सोर्सेज शुड बी इक्वल टू यूजेस। सोर्सेज में हमारे पास क्या क्या आता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, और यूजेस में हमारे पास क्या आते हैं, एसेट्स। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स। ये हमारी क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमेशा ही क्या रहेगी, सही रहेगी। इट विल होल्ड गुड आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैपिटल को इसी साइड रहने दें, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये जो चीज़ है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, इसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे देख लो, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इतना हम क्या कर रहे थे, ये जो एसेट्स हैं इतना हम ओन कर रहे थे, इतने रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास थे। और ये जो लायबिलिटी है ये हम किसको ओ करते हैं, ये हम ओ करते हैं किसको, आउटसाइडर्स को। तो बिजनेस की जो वर्थ है, जितना वो ओन कर रहा है माइनस जितना वो ओ करता है किसको, सिर्फ आउटसाइडर्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, नेट वर्थ भी बोलते हैं। कि वर्थ क्या है इस बिज़नेस की, वैल्यू क्या है इस बिज़नेस की। तो कैपिटल का एक और नाम होता है, हम कैपिटल को क्या भी बोल देते हैं, नेट वर्थ। एक और नाम से इसको हम बोलते हैं नेट एसेट्स। क्यों नेट एसेट्स बोलते हैं, अब टोटल एसेट्स हमारे पास इतने थे, लेकिन इसमें से कुछ जो रिसोर्सेज है हमारे यूज़ हो जाएंगे किसके लिए, ये लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए। तो नेट एसेट्स भी बोलते हैं हम एसेट्स माइनस लायबिलिटी को। तो आपको एक और चीज़ पता चल गई कि कैपिटल के दो और नाम हैं, नेट वर्थ और नेट एसेट्स।
और अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। आपने सीधा याद रखना है कि सोर्सेज किसके इक्वल होने चाहिए, यूजेस के इक्वल होने चाहिए। सोर्सेज कहाँ से आते हैं, एक तो इंटरनल सोर्स आता है जो कि कैपिटल होता है, एक एक्सटर्नल होते हैं जो कि अदर बोरिंग्स होते हैं। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल क्या होता है, टोटल सोर्सेज हमारे पास आ जाते हैं। तो सोर्सेज में हमारे पास आ गया कैपिटल और लायबिलिटीज़, और यूजेस में हमारे पास क्या आता है, एसेट्स आता है हमारे पास। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स, या फिर इसको घुमा के लिख दें तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। आई होप सबको समझ में आया होगा कि कैसे हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन डिराइव हुई है। एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, यही फाउंडेशन है डबल एंट्री बुक कीपिंग की। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या कहती है, हर भी ट्रांजैक्शन कैसे होती है, दो अकाउंट ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं, दो से कम अकाउंट्स में क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होती। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या बोल रही है, डबल एंट्री बुक कीपिंग बोल रही है कि हर भी ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट तो इन्वॉल्व रहेंगे ही रहेंगे। एक ही अकाउंट है तो ट्रांजैक्शन कैसे होएगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा अगर एक ही चीज़ उससे इफेक्ट हो रही है। तो हर ट्रांजैक्शन में दो चीज़ें ज़रूर इफेक्ट होती हैं, और ये फाउंडेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन डबल एंट्री बुक कीपिंग का। और हर ट्रांजैक्शन के बाद ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट, ये हमेशा हर ट्रांजैक्शन के बाद ये सही ही रहेगी। दिस इक्वेशन विल होल्ड गुड आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस। डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है वो उसको हम आगे चल के जर्नल में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए डबल एंट्री बुक कीपिंग छोड़ दो, बस ये याद रखो कि ये ही फाउंडेशन है डबल एंट्री बुक कीपिंग का, और जर्नल में जाके हम डबल एंट्री बुक कीपिंग को अच्छे से देखेंगे कि वो होता क्या है। अब सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं।